हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं किस प्रकार से 18th एंड 19th सेंचुरी में डेमोक्रेसी का एक्सपेंशन हुआ था। तो आज हम इस वीडियो में मुख्य रूप से देखने वाले हैं कि 20th सेंचुरी में यानी 20वीं सदी में किस प्रकार से डेमोक्रेसी एक्सपेंड हुई। और यहाँ पर मुख्य रूप से आप देखोगे कि एंड ऑफ कॉलोनियलिज्म यानी किस प्रकार से जब कॉलोनियलिज्म यानी उपनिवेशवाद का ख़त्म हुआ, यानी जो एक कंट्री दूसरे कंट्री पर राज करती थी उसका ख़त्म हुआ, किस प्रकार से डेमोक्रेसी एक्सपेंड हुई। इसके अलावा जो आखिरी में हम ये देखेंगे कि जैसे कि जो रिसेंट फेज क्या है, उसके बाद जो सोवियत यूनियन या कह सकते हो आपकी यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ, उसके बाद डेमोक्रेसी के एक्सपेंड हुई। और उसके बाद जो करंट इशू होंगे जो रिसेंट फेज के, जिसके आज के समय में डिस्कस करेंगे कि वो डेमोक्रेसी का आज के वर्ल्ड में क्या रोल है, कितने देश जो डेमोक्रेटिक हैं कितने नहीं हैं, ये सब हमको डिस्कस करना है। तो देखिए जो कि एंड ऑफ कॉलोनियलिज्म हमको देखना है। जैसे कि जो कॉलोनियलिज्म था उसमें बहुत सारी कंट्री एक दूसरे की गुलाम थी। तो यहाँ पे तो वो इसको अपने कॉलोनियल मास्टर्स से बचना ही नहीं चाहती थी, बल्कि वो अपना एक लीडर्स भी, फ्यूचर लीडर्स भी चूज़ करना चाहती थी। जैसा कि आप देख सकते हो भारत में भी जो है कि कॉलोनियलिज्म था। तो जैसे ही वर्ल्ड वार जो है कि सेकेंड वर्ल्ड वार 1945 में ख़त्म हुआ था, उसके बाद इंडिया को 1947 में जो है स्वतंत्रता मिली। इसी प्रकार से यहीं से भारत ने भी अपने आप को डेमोक्रेसी के रूप में उबाल लिया, वहाँ पे इंडिया ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया। लेकिन जो पहली जो जो कि पुरानी जो कॉलोनी थी उनके पास कोई अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था। जैसा कि आप देख सकते हो एक घाना एक कंट्री है, घाना साउथ अफ्रीका की कंट्री थी। यहाँ आप देख सकते हो कि पहले मैंने डायग्राम में बताया था कि वेस्ट अफ्रीका में ये सबसे पहली कंट्री रही थी जहाँ पे डेमोक्रेसी आई थी। तो घाना को गोल्ड कोस्ट के नाम से भी जाना जाता था, ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। लेकिन ये 1957 में आज़ाद हो गई। लेकिन इसके बाद जो है कि इसको आज़ाद होने के बाद इसने जो है कि जो अदर अफ्रीकन कंट्रीज़ थी उनको भी इंस्पायर किया आज़ाद होने के लिए, ठीक है। तो जो इसके लीडर्स थे उनका नाम था आपका एनक्रोमा, क्वामे एनक्रोमा, इनको एनक्रोमा कहा जाते थे। ये जो है कि जैसा कि आपने लिखा हुआ है आप देख सकते हो, ये एक खुद में एक टीचर थे और इनके पिताजी जो है कि गोल्ड स्मिथ थे। लेकिन इन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए स्ट्रगल बहुत ज़्यादा की थी। लेकिन यहाँ आप देख सकते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ, नकुरामे बिकेम द प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। उसके बाद ये प्रेसिडेंट भी बन जाते हैं। लेकिन यहाँ आप देखोगे उन्होंने 1966 में अपने आप को परमानेंटली पूरी तरह से अपने आप को वहाँ पे प्रेसिडेंट घोषित कर दिया था। इसी वजह से क्या हुआ, इनको 1966 में ही तभी वहाँ की सरकार, वहाँ की मिलिट्री ने उनको फेंक दिया, यानी कि मिलिट्री ने उनको इनके शासन से हटा दिया। इस प्रकार से देखो ये एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है, डेमोक्रेसी आई लेकिन डेमोक्रेसी का गलत फ़ायदा एनक्रोमा ने उठाया, तो उनको जो है कि इसका खामियाजा उनके देश के लोगों को भुगतना पड़ा। अब आप यहाँ पर देखोगे रिसेंट फेज। तो यदि आप रिसेंट फेज की यहाँ पर बात करते हैं तो बात आती है 1980 से 1990 में। देखोगे कि आप जो लैटिन अमेरिका है, जो साउथ अमेरिका कह सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारे देशों में डेमोक्रेसी आई। और इसका जो मुख्य रूप से जो प्रोसेस रहा था, जैसा कि आपने पोलैंड का भी एग्जांपल देखा था, वहाँ पर भी यूएसएसआर यानी कि रसिया का कंट्रोल था पोलैंड पर। लेकिन जो सोवियत यूनियन थी उसका कंट्रोल 1989-90 में ख़त्म हो गया और फाइनली सोवियत यूनियन जो है कि 1991 में टूट गई। और 1991 में टूटने के बाद जो है कि ये 15 रिपब्लिक्स क्रिएट हुई और मोस्टली जो 15 देश थे सारे जो है कि एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री बने और उन्होंने अपने आप को एज ए डेमोक्रेसी ही खड़ा किया। इस प्रकार से जो है कि सोवियत यूनियन का ख़त्म होने के बाद जो ईस्ट यूरोप में विभिन्न प्रकार के जो है कि देश उभर कर आए और ये एक बहुत बड़ा पुश था डेमोक्रेसी के लिए। और जो है कि वर्ल्ड के पॉलिटिकल मैप में भी इसका बहुत ज़्यादा रोल रहा, यानी वर्ल्ड का इसने पॉलिटिकल मैप को पूरी तरह से चेंज कर दिया। इस प्रकार से यहाँ देखोगे यहाँ पर ही नहीं, यदि आपके भारत के दोनों साइड भी देखोगे यहाँ भी बहुत प्रकार के परिवर्तन हुए। जैसे कि पाकिस्तान में भी 1988 के में दोबारा से इलेक्शन शुरू हुए, बांग्लादेश में भी दोबारा से इलेक्शन होना शुरू कर दिए। यहाँ तक कि आप नेपाल में भी देख सकते हो, जो राजा ने अपनी सारी पावर्स थी
वहाँ पे भी वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क रह गया था। लेकिन ऐसा ही नहीं कि ये जो है कि चेंज परमानेंट ही रहे हो। यहाँ फिर देखोगे 1999 में जनरल मुशर्रफ ने पाकिस्तान में फिर से मिलिट्री रूल ला दिया था, और नेपाल ने वहाँ की जो कि नेपाल के राजा ने इलेक्टेड जो गवर्नमेंट थी, यानी चुनी हुई जो कि संसद थी, उसको भी भंग कर दिया था इस प्रकार। लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं ओवरऑल ट्रेंड यही रहा कि जो पहले जो कंट्री थी जो है कि जो नॉन डेमोक्रेट थी, लगभग आप देख सकते हो कि 2005 में 140 ऐसी कंट्री हो गई थी जो मल्टी पार्टी इलेक्शन कर रही थी, यानी कि वहाँ एक से ज़्यादा पार्टियाँ जो है कि इलेक्शन लड़ रही थी। जहाँ देख सकते हो कि जहाँ पर पहले जो 80 कंट्रियाँ थीं नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री थीं, उनको डेमोक्रेसी की तरफ एडवांस 1980 से 1990 के दशक में हुआ है। तो ये आपका रिसेंट फेज हो जाता है कि किस प्रकार से डेमोक्रेसी आगे की तरफ बढ़ती है। लेकिन इतना ही नहीं, लेकिन आज के समय में भी बहुत सारी ऐसी कंट्री हैं जहाँ पर लोग अपना लीडर्स नहीं चुन सकते, अपने ओपिनियंस नहीं बता सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये कार्टून भी दिया हुआ है। कार्टून ये रिलेटेड है आपका म्यांमार के बारे में। इसमें आंग सान सू की हैं, इनके बारे में ये दिया गया है। ये नेपाल की एक लीडर रही हैं। तो इस प्रकार से म्यांमार में भी देखोगे, इसको पहले जो कि बर्मा के नाम से जाना जाता था, इसको जो है कि फ्रीडम मिली 1948 में। लेकिन यहाँ पर 1962 में मिलिट्री कूप के थ्रू यहाँ का जो है कि डेमोक्रेटिक रूल ख़त्म हो गया, और 1990 में फिर से यहाँ पर इलेक्शन होते हैं। और 30 साल बाद जो नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी है, जिनको आंग सान सू की ने लीड किया था, यानी कि इसकी लीडर्स थी आंग सान सू की, और इनकी पार्टी का नाम था नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। लेकिन जो मिलिट्री के रूलर्स थे वो बहुत जो है कि एरोगेंट थे, उनको बहुत ज़्यादा घमंड था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सीधा मना कर दिया कि हम जो है कि स्टेप डाउन नहीं करेंगे, मतलब हम अपना शासन यहाँ से नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने रिजल्टों को माना नहीं, कहा कि ये रिजल्ट गलत हैं। इसके अलावा उन्होंने जो लीडर्स जो है कि चुनाव से इलेक्ट हुए थे उनको ही इन्होंने जेल में डरवा दिया और सभी को हाउस अरेस्ट में करा दिया। यहाँ पर देखो सूची को भी देख सकते हो आप, इन्होंने हाउस अरेस्ट में डाल दिया। और जो कोई भी लोग इनके पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे, कुछ भी इनके पर कोई आरोप लगाते थे, उनको भी ये लोग जो है कि जेल में डलवा देते थे। कोई भी पब्लिकली कोई भी व्यू कर रहा है, एयर कर रहा है, तो उनको ही जेल में डाल देते। यहाँ आप देख सकते हो कि आज की भी स्थिति में वही हालत है यहाँ पे। और इतना ही नहीं, देख सकते हो इन मिलिट्री रूल की वजह से 6 से 10 लाख लोग हैं इसकी कंट्रियों में जिनको परजिक्यूटेड किया गया है, यानी कि इनको बहुत ज़्यादा परेशान किया गया है ऑर्गेनाइज तरीके से, और उनसे घर और जो है कि उनकी ज़मीनें ले ली गई हैं, और वो बेरोज़गार ही क्या, उनके पास तो घर ही नहीं बचे अब। इसके अलावा आप देख सकते हो उनकी ज़िंदगी जो है पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। जैसे रोहिंग्या मुस्लिम्स हैं, वो उनके साथ भी ऐसा ही हुआ है। इतना ही नहीं, जो कि आंग सान सू की ने बहुत ज़्यादा मेहनत की, उसके लिए उनको जो है कि नोबेल पीस प्राइज़ भी मिल चुका था। लेकिन आज भी वहाँ के लोग एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए तरस रहे हैं। तो धन्यवाद दोस्त, आज की वीडियो में बस इतना ही, कि किस प्रकार से ये आपका फेज जो है कि ख़त्म हो जाता है डेमोक्रेसी का। और आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारी नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और यदि आपको कोई डाउट हो तो उसको कमेंट बॉक्स में डाल करके आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।